हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में अपन मेनली मराठा वॉर पढ़ेंगे, लेकिन कल का जो तुम्हारा मैसूर और सब्सिडरी अलायंस वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा रह गया है, उसको कवर करके फिर अपन मराठा वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, मराठा वॉर मेन टॉपिक तो हमारा यही है, लेकिन पहले हम लोग मैसूर वाला जो पोर्शन था वो जो छूटा हुआ है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, है ना। कोई डाउट है कल की क्लास से रिलेटेड तो वो पूछ लो फटाफट। आज हम लोग सब्सिडरी अलायंस और मराठास पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो फटाफट से पूछ सकते हो, है ना। चलो, गुड आफ्टरनून, राधे राधे बेटा। ये मैंने बता दिया था, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो लागू करा था। ठीक है, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दीवानी और निजामत अधिकार जो है वो दोनों को अलग अलग बांट दिया गया था। दीवानी और निजामत को अलग अलग बांट दिया गया था, है ना। ध्यान रखोगे, दीवानी राइट में था रेवेन्यू कलेक्शन और निजामत में था पुलिस प्रशासन, यानी कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, ये मैंने तुमको बता दिया था। हम लोग आज पढ़ने वाले थे टीपू सुल्तान के बारे में। जो थर्ड वाला एंग्लो मैसूर वॉर था वो खत्म हो चुका था। थर्ड वाले एंग्लो मैसूर वॉर के बाद में एक संधि हुई थी जिसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि, और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी इसके बारे में मैंने तुमको बता दिया था, लेकिन इसके मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों ने काफी सारी चीजें मांग ली थी। ठीक है, काफी सारी चीजें मांग ली थी, जैसे कि देखो इसमें हुआ क्या था, टीपू सुल्तान हार गया था। अब जो हारा है, जो हारा है, हाँ, हैदर अली का बेटा था ना टीपू सुल्तान, बताया था मैंने कल। अब जो हारा है उससे चीजें मांगी जाएंगी, यानी कि टीपू सुल्तान से चीजें मांगी जाएंगी क्योंकि वो हार गया था। उससे क्या क्या मांगा गया, तो अंग्रेजों ने जब श्रीरंगपट्टनम की संधि करी तो 12 महल नाम का एरिया, ठीक है, 12 महल नाम का एरिया, मलाबार नाम का एरिया और डिंडीगुल नाम का एरिया, डिंडीगुल नाम का एरिया, ये अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से मांगा। ठीक है, ब्रिटिशर ने बोला ये हमारे नाम करो, है ना, ये क्षेत्र हमारे नाम करो, तुम हार गए हो। तुंगभद्रा और उसकी जो सहायक नदी है, एरियाज सराउंडिंग, एरिया सराउंडिंग तुंगभद्रा, तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये भी बोला गया कि मराठा को दिया जाए, क्योंकि देखो यार मराठा ने अंग्रेजों का जो साथ दिया था। वीडियो डाउनलोड क्यों नहीं हो, नहीं पता बेटा, मुझे नहीं है इस चीज का आइडिया, टेक्निकल चीजों का आइडिया नहीं है मुझे, है ना। चलो ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, तो एरिया सराउंडिंग तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यानी कि तुंगभद्रा नदी। देखो यार मराठाओं ने इनका साथ, अंग्रेजों का साथ ऐसे ही नहीं दे दिया था। मराठाओं ने और फिर हैदराबाद के निजाम ने जो अंग्रेजों का साथ दिया था एंग्लो मैसूर वॉर में, वो ऐसे ही थोड़ी दे दिया था। उसके बदले में उनका भी तो मांग था ना कि भाई अगर तुम जीत गए तो हमें ये चीजें चाहिए। तो अंग्रेजों को जब 12 महल, मलाबार और डिंडीगुल वाला क्षेत्र टीपू सुल्तान के द्वारा दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को यह भी बोला कि मराठाओं को भी तुंगभद्रा नदी और तुंगभद्रा की सहायक नदी सबाहत परवीन, हैदर अली कहाँ के रहने, मैसूर के शासक थे, मैसूर, मैसूर के शासक, मैसूर के, कल से मैं यही तो पढ़ा रही हूं तुम लोगों को। मैसूर वाला क्षेत्र मैंने तुमको दिखाया था मैप में। ठीक है, जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है वो कल की क्लास एक बार अटेंड कर लेंगे। ठीक है,
चलो है ना। तो एरिया सराउंडिंग तुंगभद्रा, ये बोला गया कि तुंगभद्रा नदी और इसकी सहायक नदी जो है उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो पूरा मराठाओं को दिया जाए, और कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार नदी के पार तक का जो क्षेत्र है वो निजाम को दिया जाए। एरियाज फ्रॉम कृष्णा नदी किसको दिया जाए, ये निजाम को दिया जाए। कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार नदी के पार तक का जो क्षेत्र है वो किसको दिया जाए, निजाम को। यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि में फायदा सबको मिला था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्हीं को फायदा मिला था, फायदा सबको मिला था। लेकिन तुम्हें पता है ये वाला जो युद्ध हुआ ना, तीसरा वाला एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान के 2 बेटों को अंग्रेजों ने ले लिया था। मतलब टीपू सुल्तान को बोला था तुम युद्ध हार गए, ठीक है, और अब जो है तुम अपने 2 बेटों को हमारे साथ भेज दो। तो अंग्रेज लोग टीपू सुल्तान के 2 बेटों को लेकर चले गए थे, है ना, मतलब बंदी बना के ले गए थे ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, सरफराज खान, कल मैंने क्या पढ़ाया था बेटा, कल की क्लास रिवीजन करी, सरफराज खान, कल की क्लास में मैंने तुमको बताया था कि सेकेंड वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था उसके बाद में यहाँ पर टीपू सुल्तान क्या कहते हैं, हैदर अली की डेथ हो गई थी, है ना, कल मैंने बताया था ये चीज, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन वगैरह को अच्छे से करोगे, कल की क्लास को देख लेना, है ना, तो तुम्हारे जो डाउट हैं इस टाइप के वो नहीं रहेंगे। एटलीस्ट जो मैंने बहुत ही सिली सिली चीजें बताई है उन चीजों में डाउट नहीं रहेगा तुम्हें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखोगे तीसरा वाला जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस तीसरे वाले युद्ध में तुम देखना क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान जो है टीपू सुल्तान जो है उसने क्या करा था 1799 में, बेटा हैदर अली का पूछ रहा है वो, टीपू सुल्तान का नहीं पूछ रहा है ना, हैदर अली का पूछ रहा है, टीपू सुल्तान का नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर 1799 जो तुम लिख रही हो 1799 तक तो हैदर अली जिंदा ही नहीं था। तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, तुम लोग ठीक से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने तुमको बताई है बट तुम लोग वो सब भूल जा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो यार, फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर आज भी नहीं हो पाएगा मैसूर वाला मराठा वाला पोर्शन कंप्लीट। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यहाँ पर टीपू सुल्तान को, जो टीपू सुल्तान के 2 बेटों को ये लोग लेके चले गए थे अंग्रेज लोग। अब इसके बाद क्या होगा, चौथा वाला एंग्लो मैसूर वॉर होगा 1798 से 1799 के बीच में, जिसके बाद 1799 के बाद में टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाएगी। यहाँ पर देखना ये चतुर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था इसके पीछे क्या कारण थे, तो टीपू सुल्तान ने सबसे पहले तो अपने बच्चों को रिहा करवाया, ठीक है, जो इसके बच्चे, जो 2 बेटों को जो लेके चले गए थे अंग्रेज लोग, उन बेटों को रिहा करवा दिया और खुद को इसने सुल्तान घोषित कर दिया। 1798 तक आते आते लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन शोर का स्थान ले लिया था, और लॉर्ड वेलेस्ली थोड़ा थोड़ा डिफरेंट काइंड का पर्सन था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली टेकन ओवर जॉन शोर, जॉन शोर का स्थान लॉर्ड वेलेस्ली ने तब तक ले लिया था, 1798 तक ले लिया था, ठीक है। टीपू को पूछा गया अंग्रेजों के द्वारा कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारा फ्रेंच लोगों के साथ में क्या चल रहा है। मैंने तुमको बताया था कि हैदर अली और टीपू सुल्तान इन लोगों के रिश्ते फ्रेंच के साथ बहुत अच्छे थे। 1798 में जब जॉन शोर हट गया और लॉर्ड वेलेस्ली ने सत्ता संभाली, उस समय पर लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ से टीपू सुल्तान से इस तरीके के सवाल करे गए। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से पूछा कि भैया तुम्हारा फ्रेंच लोगों के साथ में क्या चल रहा है, सुनने में आ रहा है बहुत अच्छे रिलेशन है तुम्हारे फ्रेंच के साथ में, तुमसे जो हमने संधि वंधि करी थी उसमें ये सब डिसाइड हुआ था कि तुम बिल्कुल भी उधर फ्रेंच वेंच के साथ में जाके नहीं मिलोगे, फिर भी हमको सुनने में आ रहा है कि तुम हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। टीपू सुल्तान ने बहुत कोशिश करी, बट टीपू सुल्तान ने ये समझाने की कोशिश करी कि नहीं, हम तुम्हारे साथ कोई धोखा वोखा नहीं कर रहे, अंग्रेजों के साथ में हम कोई धोखा नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं बस। लेकिन ये समझाने में वो समर्थ नहीं रहा, अंग्रेज इस चीज को नहीं समझ पाए। अंग्रेजों को ये लगा कि क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान ने विश्वासघात करा है, ठीक है, ध्यान रखना इसको।
ठीक है, नेक्स्ट देखोगे अब क्या होगा, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध होगा। मतलब दोनों के बीच में देखो 3 युद्ध ऑलरेडी, एंग्लो मैसूर वॉर 3 हो चुके थे। चौथा युद्ध होने के लिए कोई बहुत बड़े कारण की जरूरत थी नहीं, मनमुटाव तो चल ही रहा था, चौथा वाला युद्ध हो जाता है। 1798 से लेकर 1799 तक ये युद्ध चलता है। इसमें एक तरफ टीपू सुल्तान है ना, एक तरफ टीपू सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, ठीक है, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा हराया जाता है, तो अंग्रेजों की फौज के द्वारा। अंग्रेजों की फौज में तुम देखोगे तो जनरल स्टुअर्ट होता है, जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस, ठीक है, जनरल हैरिस और जनरल स्टुअर्ट जो है ये अंग्रेजों की तरफ से होते हैं, और इस तरफ से टीपू सुल्तान जो है वो होता है, और टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है। आई बात समझ में, टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड, मतलब चौथे वाले में भी टीपू सुल्तान हरा दिया जाता है। और फिर 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, टीपू वॉज डाइड, है ना, 1799 में इसकी डेथ हो जाती है। और फिर ब्रिटिश क्या करते हैं, सहायक संधि को यहाँ पर लागू कर देते हैं। ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड सब्सिडियरी अलायंस। आई बात समझ में, ब्रिटिश क्या करते हैं यहाँ पर सहायक संधि को लागू कर देते हैं। ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि सहायक संधि जो है वो हर जगह लागू नहीं हुई थी, कहीं कहीं पर ही ये लागू थी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर सहायक संधि क्या था, सहायक संधि क्या था, किसने किसने इसको अपनाया था, ये वैसे तो कल का टॉपिक था लेकिन कल खत्म नहीं हो पाया था। 1798 में सहायक संधि को लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। लॉर्ड वेलेस्ली प्रपोज्ड द सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस को प्रपोज करा था, यानी कि प्रस्तुत करा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडिया की रियासतों के बीच में ये एक तरह का समझौता था। इसमें क्या होता था, सुरक्षा के बदले में रियासतों ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को सौंप दी थी। देखो सिंपल सी चीज में अगर तुमको सब्सिडियरी अलायंस के बारे में समझाऊं, इतने भारी भारी अगर तुमको सेंटेंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं तुमको सिंपल वे में समझाती हूँ। सब्सिडियरी अलायंस के तहत कुछ नहीं था, जो रियासतें हुआ करती थी, उन रियासतों के जो शासक हुआ करते थे, उन रियासतों के शासकों के पास पहले अंग्रेज आते थे, उनको बोलते थे यार तुम्हारे ऊपर तो आसपास से बहुत खतरा है। जैसे कि मान लो मराठा के पास चले गए, बोले आसपास के क्षेत्र तो तुम पर कभी भी अटैक कर देंगे। बंगाल चले गए, बंगाल में बोलेंगे जाके कि मराठा तो तुम पर कभी भी अटैक कर दे, क्योंकि इंडिया में यूनिटी नहीं था ना, इंडिया में शासकों के बीच में जो यूनिटी होना चाहिए था वो यूनिटी था नहीं, और वो यूनिटी नहीं था, यही सबसे बड़ा कारण बना था इंडिया जो टूटा था उस समय पे। अंग्रेजों का शासन जो हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण ही ये था कि इंडिया में यूनिटी नहीं था। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे या गवर्नर जनरल होते थे, ये लोग जो है जा करके अलग अलग रियासतों के शासकों को बोलते थे कि भाई सुनो, तुमको थोड़ा सा खतरा है अलग अलग एरियाज के शासकों से, तो हम एक चीज कर सकते हैं, हम तुमको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अंग्रेजों के पास बेहतरीन हथियार थे, बेहतरीन उनकी आर्मी थी, ये सभी को मालूम था। उन लोगों के पास मॉडर्न वेपन्स थे जो वो फॉरेन से मंगवाते थे, ये भी सबको पता था। तो सिंपली यहाँ पर अंग्रेजों की बात बहुत सारे रियासतों के शासकों ने मान ली और बोला ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा। तो अंग्रेजों ने बोला कुछ नहीं करना होगा, हमारी जो सेना है हम तुमको दे देंगे, तुम्हारी जमीन में हमारी सेना तैनात रहेगी, तुम उनके लिए हमें कुछ पैसे दे देना उनको मेंटेन करने के लिए, या तो अगर पैसे ना दे पाओ तो तुम हमें जमीन का कुछ टुकड़ा दे देना जहां पर हम अपनी सेना को रखेंगे, और जिस जमीन का इस्तेमाल करके जो भी प्रोडक्शन वगैरह होगा उससे पैसों का इस्तेमाल करके हम अपनी सेना के लिए पैसा वैसा भी इकट्ठा कर लेंगे। तो प्रिंसली स्टेट के शासकों को कोई दिक्कत ही नहीं था। इसके बदले में अंग्रेज बोलते थे हम तुमको दूसरे
क्षेत्रों के शासकों के हमले से बचा के रखेंगे और तुम्हारे दरबार में हमेशा हमारा एक आदमी उपस्थित होगा, हमसे पूछे बिना तुम किसी से भी युद्ध नहीं करोगे। बस ये सारी चीजें थी। शुरू शुरू में शासकों को बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार चलो हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जमीन दे देंगे हम, रह लेना, कैंप लगा लेना, ये कर लेना वो। बाद में इनको समझ में आता था कि ऐसे करते करते अंग्रेजों ने इंडिया के बहुत सारे एरियाज को हथिया लिया था। सब अपना अपना क्षेत्र देने लग जाते थे कि ले लो भैया, कोई वो नहीं है। अंग्रेजों का ये था कि तुम हमें अपनी सेना मत दो, सेना तो हमारे पास है, तुम हमें एरिया दे दो, पैसा दे दो। तो ऐसे कर करके लूट रहे थे। तो सब्सिडरी अलायंस यही था, सहायक संधि यही था कि सुरक्षा के बदले में जो है यहाँ पर अपनी संप्रभुता जो है वो अंग्रेजों को सौंप रहे थे इन लोग। ठीक है, क्या समझ गए? अब कोई डाउट है तो वो पूछ लो। सिर्फ डाउट पूछना, इधर उधर की बातें मत करना, बार बार कमेंट ऑफ करना पड़ता है तुम लोगों के चक्कर में मेरे को। सिर्फ डाउट ही पूछना, ठीक है? आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है। टीपू की डेथ 1799। अब खुद सोचो ना, यहाँ पर तुमको जब यहाँ पर वॉर खत्म हुआ 1799 में, वॉर के बाद ही तो मारा गया था, 1799 में मारा गया वो टीपू सुल्तान। ठीक है, अच्छा अब ये रिपीट हो गया है। हाँ चलो, कुछ स्लाइड्स रिपीट हो गए हैं, वो मैं हटा देती हूँ बीच में से, नहीं तो तुम लोगों को बाद में दिक्कत होगा, है ना। अब अपन मराठा पढ़ेंगे, तो अगर तुमको कोई डाउट है तो मेरे को बता दो अभी से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, कुछ समझ नहीं आएगा। देखो ये मैप, ये मैप देखो, ये मराठा साम्राज्य का मैप है, मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर का मैप है। कौन कौन से एरिया में मराठाओं का राज था ये तुमको बताया जा रहा है। ये येलो कलर का जितना भी तुमको हिस्सा दिख रहा है, ये पीले रंग का जो हिस्सा तुमको दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य का एरिया है। ठीक है, ये येलो कलर का हिस्सा, पूरा का पूरा ये येलो कलर का हिस्सा, ये मराठास का एरिया है, ये है ना, ये मराठास का एरिया है। देखो ये दिख रहा है, ये मराठास का एरिया है ना, समझ गए। और ये जो मराठास का एरिया है, इसको ध्यान रखोगे, इस क्षेत्र से बाकी के अलग अलग क्षेत्रों की नहीं बनती थी, सभी एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े थे। अगर तुमको ये लग रहा है कि मराठास का एरिया सिर्फ आज का महाराष्ट्र है, तो ऐसा नहीं है। आज का गुजरात भी तुम देख लो, आज का तुम महाराष्ट्र देख लो। एक बार और बता दीजिए, लेट आई बेटा, तुम एक बार रिकॉर्डेड देख लेना, क्या नाम है तुम्हारा, कल्पना कुमारी, क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत सारा मैंने बता दिया है और अभी फिर से रिपीट करूंगी तो वो फिर आज का भी टाइम चला जाएगा, मराठा स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। अभी लेक्चर लाइव है, इसके बाद इसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में डल जाएगा। ठीक है, तो तुम उसको एक बार और देख लेना दोबारा से, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो देखो, यहाँ पर मराठा अपन स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आज तुम्हारे प्लानर के हिसाब से मराठा ही क्या कहते हैं पढ़ाना था मुझे। मेहताब आलम, आप साइलेंट मोड में क्यों पढ़ा रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है? क्या लिख रहे हो तुम? साइलेंट मोड पे कौन पढ़ाता है? मतलब तुम लोग को कमेंट करने के लिए अगर मैं छोड़ दूं तो तुम लोग कुछ भी कमेंट करने लगोगे, है ना।
कोई हद ही नहीं रहता है तुम्हारे कमेंट का, इसीलिए मैं कमेंट ऑफ रखती हूँ। जब कमेंट ऑन करो तो बस पढ़ाई से रिलेटेड एक भी सवाल नहीं रहेगा, यहाँ वहाँ का सवाल रहेगा, फालतू का कमेंट रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। एक आध बच्चा ही होता है जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड सवाल करता है। इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो कमेंट फिर परमानेंटली मैं ऑफ ही कर दूंगी। साइलेंट मोड में कौन पढ़ाता है? दिमाग उमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो यहाँ पर मराठा एम्पायर देखोगे, है ना? मराठा एम्पायर मैं क्या बता रही थी कि आज के, सिर्फ आज के टाइम का महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात वाला क्षेत्र भी मराठा एम्पायर का हिस्सा था। इवन तुम ये मध्य प्रदेश वाला भी क्षेत्र जब देखोगे तो ये भी मराठा एम्पायर में ही आता था। ठीक है, पहले साम्राज्य विस्तार देखो इनका। तुमको मराठा एम्पायर से रिलेटेड अगर परिवारों के बारे में पूछा जाएगा, यानी वंशों के बारे में पूछा जाएगा, तो बहुत सारे वंश थे जो मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए थे। अगर वंशों के बारे में पूछा जाएगा तो देखो, मराठा परिवार जो प्रमुखता से उस टाइम पे उभरे थे, यानी कि ऐसे वंश, ऐसे परिवार जिनको मराठा साम्राज्य से जोड़कर हम लोग पढ़ते हैं, उनमें से कौन कौन थे? भोसले थे, है ना? गायकवाड़ थे, गायकवाड़, होलकर्स थे, सिंधिया थे, पेशवा। पेशवा कोई परिवार नहीं था, पेशवा एक पद था, पोस्ट था। ठीक है, पोस्ट या फिर एक पद था पेशवा, पेशवा का एक पद था। और ये जो पोस्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, है ना? ध्यान रखोगे। तो भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और यहाँ पर पेशवा। पेशवा का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था और बाकी के सारे जो थे ये वंश थे, अलग अलग वंश, अलग अलग एरिया में ये रूल कर रहे थे। ठीक है, इन्हीं के बारे में मराठा साम्राज्य में हमें पढ़ना होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर तुमको मराठा वॉर में देखने को मिलेगा तो वो यही देखने को मिलेगा, पेशवा का पद। पेशवा के पद के चक्कर में ही पहला वाला एंग्लो मराठा वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर क्यों हुआ था स्टार्ट? ये पेशवा के पद के चक्कर में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देखोगे कि कुछ लोगों के नाम देखो यहाँ पर, जैसे कि माधव राव, रघुनाथ राव, गंगाबाई। अब ये सब जो तुम नाम देख रहे हो ना, ये जो माधव राव का नाम तुम देख रहे हो, सबसे पहले तो ये तुम याद रखना कि जो पेशवा का पद था उस पद के लिए रघुनाथ राव जो है वो पूरा बौखला चुका था, पूरा पागल हो चुका था। ठीक है, ये जो रघुनाथ राव है, पूरे के पूरे स्टार्टिंग से एंड तक तुम देखोगे तो रघुनाथ राव ही मेन विलेन था। मेन विलेन कौन था? रघुनाथ राव ही था। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ पहला पेशवा कौन था? अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा तुम्हारा? पहला पेशवा, मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, फालतू के कमेंट कोई नहीं करेगा, जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसी का आंसर देना। पहला पेशवा कौन था ये बताओ फटाफट। कौन था पहला पेशवा? माधव राव। जितने भी बच्चे माधव राव लिख रहे हैं, मैं उनको एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का ध्यान कहाँ है, पहले ये बताओ। जितने भी बच्चे माधव राव लिख रहे हैं उन लोगों का ध्यान कहाँ है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। यहाँ पे जब लिखा हुआ है कि माधव राव की मृत्यु के बाद नारायण राव उनके उत्तराधिकारी बने, वो 5वें पेशवा बने, तो माधव राव पहले कैसे होंगे? सोचने की बात, सोचने वाली बात है कि माधव राव पहले कैसे होंगे जब उनके बाद जो आया वो 5वां बना, मतलब माधव राव तो चौथा था ना। बाजी राव भी इसका आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी आंसर इसका बाजी राव नहीं होगा। किसी ने बालाजी विश्वनाथ का नाम सुना है? बालाजी विश्वनाथ का नाम सुने हो? हम्म,
शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा अपॉइंट करा था, ठीक है। पेशवा का जो पद था वो जब बालाजी विश्वनाथ को अपॉइंट किया गया तो उतना इंपॉर्टेंट पद वो नहीं था, है ना, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट पद वो नहीं था जब बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था। लेकिन धीरे धीरे समय निकलते निकलते पेशवा का पद बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जो बच्चे रघुनाथ राव लिख रहे हैं, रघुनाथ राव कभी पेशवा बन ही नहीं पाया, इसी का गुस्सा इसके मन में था। अब चीजों को थोड़ा सा आराम से समझो। जो व्यक्ति स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में तुम मराठा एम्पायर को देखोगे तो ये पूरा जो मराठा एम्पायर था यहाँ पर अलग अलग जगहों में, जैसे मध्य प्रदेश में सिंधिया रूल कर रहे थे, महाराष्ट्र वाले एरिया में भोसले रूल कर रहे थे, तो इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंशों का रूल चल रहा था। लेकिन पेशवा का पद जब बनाया गया, उस पद को बनाने के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बाद में समय बीतता गया तो पेशवा का जो पद है वो स्ट्रांग होता चला गया, और इतना स्ट्रांग हो गया कि लास्ट में मराठा साम्राज्य पूरा का पूरा जो है वो पेशवा के फैसले पर ही चलने लगा। आ रही है बात समझ में? मराठा साम्राज्य में ये जितना भी एरिया तुमको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पेशवा के फैसले के हिसाब से ही चलने लगा। जो पेशवा बोलेगा वही यहाँ पर होगा, ऐसा बोल दिया गया, ठीक है। मतलब बाद में पेशवा का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। आई बात समझ में? तो अब तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नाम लिखा है माधवराव। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बना, उसके बाद और भी 2-3 लोग पेशवा बने, उसके बाद माधवराव को पेशवा बनाया गया। माधवराव को जब पेशवा बनाया गया सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक दिन माधवराव की डेथ हो जाती है। 1772 में माधवराव की मृत्यु होती है। कब होती है मृत्यु माधवराव की? 1772 में, है ना, ठीक है। 1772 में माधवराव की डेथ हो जाती है। माधवराव की डेथ के बाद में माधवराव का जो भाई होता है नारायण राव, वो इनका उत्तराधिकारी होता है। नारायण राव कौन था? भाई था। किसका भाई था? माधवराव का भाई था। आ रही है बात समझ में? माधवराव का भाई था नारायण राव, ठीक है, समझ गए? पहला नाम ही याद कर लो बेटा, पहला नाम याद हो गया तो फिर दूसरे नाम की जरूरत नहीं है, है ना। तो इनका जो ब्रदर था नारायण राव वो बनता है अगला पेशवा। माधवराव तो ऐसे ही मर गया, नारायण राव को रघुनाथ राव ने मरवा दिया। बात समझ आ रही है? मैम डिटेल में बताइए ना, बट एज यू विश। त्रिवेणी कुमार, बेटा इससे ज्यादा डिटेल में अभी अपन लोग इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको यूपीएससी नहीं देना ना, हमको जो एग्जाम देना है उसके हिसाब से जितना मैं पढ़ा रही हूँ ना वो भी मैं ज्यादा पढ़ा दे रही हूँ तुमको। तुम जब पेपर सॉल्व करोगे तो मराठा में से क्वेश्चन उतने फंसते नहीं है, और जो फंसते हैं ना मैं उतना ही बता रही हूँ तुमको, ठीक है। जब यूपीएससी वगैरह का पेपर दोगे तो उस हिसाब से पढ़ लेना। अभी फालतू में ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करना क्यों है? ग्रंथ हमें थोड़ी लिखना है, हमें तो पेपर निकालना है। तो हम ग्रंथ नहीं लिख रहे हैं, हम पेपर निकाल रहे हैं। इसीलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, और मराठा वॉर तुम्हें पढ़ना है, और मराठा वॉर के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट है मैं सारी चीजें तुमको बता दूंगी, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव, नारायण राव became न्यू पेशवा। कौन से नंबर का पेशवा बना? ये 5th नंबर का पेशवा बना, ठीक है। अब रघुनाथ राव जो था ये चाचा था। यहां पर समझ तो आ ही रहा होगा कि अपने भतीजे को मरवा दिया था। इसको क्या था? इसको ना बनना था पेशवा। शुरू से ये चाहता था कि ये पेशवा बने, अच्छी खासी इसकी उम्र हो गई थी, लेकिन इसको पेशवा बनाने की जगह माधवराव को पेशवा बना दिया जाता है। बात को समझो, जैसे मान लो मैं एकदम सीनियर हूं, ठीक है, मैं घर की मान लो सबसे बड़ी लड़की हूं। अब मेरे को जो चीज मिलनी चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूं, मेरी उम्र उतनी है कि मुझे वो बना दिया जाए, लेकिन मुझे ना बनाकर अगर मेरे से किसी छोटे व्यक्ति को, कम उम्र के व्यक्ति को, बिना एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को वो बना दिया गया, है ना, जो मुझे बनना चाहिए, तो मुझे गुस्सा आएगा, ठीक है। चलो उसको बना दिया, ठीक है। अब वो मर गया कुछ टाइम के बाद में। उसके बाद भी मुस्कान कुमारी बेटा, पता है मेरा दिमाग इसीलिए खराब होता है, पढ़ाने नहीं देते तुम लोग।
तुम लोगों को मजाक लगता है ये वॉर वगैरह। मुस्कान कुमारी, मेरे सर के ऊपर एक हेडिंग है, देखो मेरे सर के ऊपर ना एक हेडिंग लिखा है, थोड़ा सा देखो उसको, उसमें क्या लिखा है? प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782। दिख रहा है ऊपर? हाँ, अभी युद्ध तक पहुंचने तो दो। किसी दिन तुम लोग के बैच को पढ़ाते पढ़ाते ना मेरा दिमाग फट जाएगा, और मेरे को सच में फिर ना बहुत गुस्सा आती है ऐसे बच्चों पे जिन लोग फालतू के सवाल करते रहेंगे, जो दिख रहा है आंखों से उसको देखेंगे नहीं और सवाल करेंगे। तुम लोग के क्लास में कमेंट ऑफ करना ही बेटर है, कमेंट ऑफ ही रखती हूँ मैं। पढ़ाने नहीं देते यार तुम, सच में 2-4 बच्चे ऐसे हैं ना, वो पढ़ाने ही नहीं देते, मतलब क्या ही बोलूं मैं इनको, पूरा क्लास को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। इन लोग को कमेंट करने का एक्सेस ही तुम लोग का मेरे को ना बंद करना पड़ेगा कुछ बच्चों का। देखो यहाँ पर, अब रघुनाथ राव जो था वो इनका चाचा था, ठीक है, इनका चाचा था वो। पहले माधवराव को जब बनाया गया, मतलब माधवराव भी इसका भतीजा ही था, पहले जब उसको बनाया जाता है पेशवा, तो रघुनाथ राव को बहुत बुरा लगता है कि यार मैं इतना सीनियर, मैं इतने सालों से काम देख रहा हूँ, काम समझ रहा हूँ पेशवा का, तो मुझे बनाना चाहिए था पेशवा, लेकिन मुझे नहीं बनाया, और इन लोगों ने उठाकर जो है माधवराव को पेशवा बना दिया। वो इंतजार ही कर रहा था कि माधवराव कब मरेगा, और माधवराव के मरने के बाद में नारायण राव को कब पेशवा बनाया, रघुनाथ राव को कब पेशवा बनाया जाएगा। माधवराव एक दिन मर जाता है 1772 में, किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। अब रघुनाथ राव के लिए एक रास्ता खुल जाता है, वो खुश हो जाता है कि वाह माधवराव तो मर गया, अब मैं पेशवा बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, माधवराव का जो भाई था उसको चुन लिया जाता है और उसको पेशवा बना दिया जाता है, समझ रहे हो। और माधवराव का जो भाई था नारायण राव, उसको भी मतलब वो भी नया नवेला ही रहता है, उसको भी कोई इतना पेशवाशिप का एक्सपीरियंस तो रहता नहीं है, और इतना एज भी उसका नहीं रहता है। तो रघुनाथ राव इसको देख के और चिढ़ जाता है, तो रघुनाथ राव बोलता है माधवराव तो खुद मर गया था बीमारी से, लेकिन नारायण राव को मैं मार दूंगा। तो अपने भतीजे की हत्या करवा देता है रघुनाथ राव, ये अपने भतीजे की यानी कि नारायण राव की हत्या, उसका मर्डर करवा देता है, और अपने आप को अगला पेशवा खुद ही घोषित कर देता है कि मैं बन गया हूं नया पेशवा, नारायण राव तो गया ऊपर। मतलब इसके दो जो भतीजे थे, दोनों भतीजों से ये चिढ़ता था, पहला तो अपने आप मर गया, दूसरे को इसने मरवा दिया। तो रघुनाथ राव ने क्या करा, खुद ही खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। खुद ही खुद को इसने नया पेशवा डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये नया पेशवा खुद ही खुद को डिक्लेयर करता है, तो उसी बीच एक खबर आती है, और वो खबर ये रहती है कि नारायण राव जो मर गया है, उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था गंगाबाई, विधवा हो गई थी वो नारायण राव के मरने पर। तो गंगाबाई उस समय पे प्रेग्नेंट थी। अब गंगाबाई एक बच्चे को जन्म देती है, और वो बच्चा जो है वो लड़का होता है, पुत्र पैदा होता है गंगाबाई को। बात को समझो, रघुनाथ राव ने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, खुश हो गया कि यार अब तो कोई रास्ते में है नहीं, रास्ते के कांटे को मैंने निकाल दिया है नारायण राव को, अब मैं हूं पेशवा। यहाँ पर जन्म हो जाता है नारायण राव के बेटे का, गंगाबाई एक बच्चे को जन्म देती है जो बेटा निकलता है, उसका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। छोटा सा रहता है ना, तो उसका नाम क्या रखा जाता है, सवाई माधवराव, ठीक है। गंगाबाई किसकी वाइफ थी, नारायण राव की वाइफ थी, माधवराव की नहीं थी, नारायण राव की वाइफ थी, ठीक है। सवाई माधवराव इसका नाम रखा जाता है।
अब यहाँ पर एक व्यक्ति था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस नाम का जो व्यक्ति हुआ करता था, उसकी ना मराठा साम्राज्य में बहुत चलती थी। मतलब जो पेशवा हुआ करते थे ना, उन लोग नाना फडणवीस को बहुत मानते थे। जितने भी पेशवा बने उन लोगों के टाइम, मतलब जितने भी पेशवा के टाइम पीरियड में नाना फडणवीस जिंदा थे, सभी लोग नाना फडणवीस को बहुत मानते थे। काफी सीनियर थे ये, मतलब इनका इंटरफेरेंस तो रहता ही था पेशवा के हर काम में। पेशवा क्या करेगा नहीं करेगा, कई बार इनसे सलाह वगैरह लिया करता था। और इनके साथ थे 12 भाई। ठीक है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में उनके साथ में कई लोग थे। उन लोगों ने मिलकर वो जो छोटा बच्चा पैदा हुआ था गंगाबाई का, उस बच्चे का नाम जो है सवाई माधवराव रखा गया था। उस बच्चे को नया पेशवा बना दिया। बात समझ रहे हो? चीजों को समझो तभी समझ में आएगा मराठा युद्ध क्यों हुआ था। एंग्लो मराठा वॉर अभी हम लोग पढ़े नहीं है। मराठा वॉर के पीछे की पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, जिसकी वजह से बाद में वॉर छिड़ गया। गंगाबाई ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम रखा गया सवाई माधवराव। और नाना फडणवीस नाम का जो व्यक्ति था, जो पेशवा को सपोर्ट करता था, पेशवाशिप को देखता था और यही तय करता था कि भैया कौन पेशवा बनने लायक है कौन नहीं, मतलब पूरा का पूरा जो लीडरशिप है वो यही निभाता था। तो नाना फडणवीस की लीडरशिप में यहाँ पर इस छोटे से बच्चे का नाम रख दिया गया, इस छोटे से बच्चे को नया पेशवा बना दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा? रघुनाथ राव का दिल टूटेगा, उसको दुख होगा। और जब रघुनाथ राव को दुख होगा तो अब वो पहुंच जाएगा अंग्रेजों के पास। कहाँ पहुंच जाएगा वो? अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास जाके गिड़गिड़ाने लगेगा, रोने लगेगा कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बनाना चाहिए था पेशवा, इन लोगों ने मुझे नहीं बनाया, एक छोटे से बच्चे को पेशवा डिक्लेयर कर दिया, मैंने पेशवा बनने के लिए क्या क्या नहीं किया, पूरा जीवन गुजार दिया, मैंने मराठा साम्राज्य के लिए ये किया वो किया। दुनिया भर का गाथा गाने लगा वो वहां पर जाके अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ में जब वो ये सब गाने लगा तो अंग्रेजों की नजर तो पहले से ही मराठा साम्राज्य पे थी। अंग्रेज तो देख ही रहे थे बैठकर कि यहाँ क्या खेल चल रहा है। मैंने बोला ना, सबसे खराब इंडिया में यही था कि इंडिया में यूनिटी ही नहीं था। आपस में ही लड़ मरते थे इन लोग, सब आपस में लड़ रहे हैं। कभी निजाम के साथ कोई लड़ रहा है, कभी मराठास आपस में ही लड़े जा रहे हैं, कभी बंगाल के नवाब के साथ किसी का लड़ाई हो जा रहा है, कभी मैसूर के साथ मराठास का लड़ाई हो जा रहा है, कभी मैसूर के साथ तुम्हारा क्या कहते हैं तिरुवनंतपुरम का लड़ाई हो जा रहा है। मतलब अपने आप में इन लोग इतना भिड़ चुके थे ना कि इनमें यूनिटी, तो अंग्रेजों को कहाँ से भगाएंगे ये। अंग्रेज लोग इन्हीं चीजों को ढूंढते रहते थे कि कहाँ क्या चल रहा है। अब अंग्रेजों की पूरी नजर बनी हुई थी यहाँ पर कि मराठा साम्राज्य में ये इशू चल रहा है, पेशवा के पद को लेकर इतनी मारामारी यहाँ पर चल रही है। अब अंग्रेजों का यही रहता था कि लोग वीक पॉइंट को ढूंढते थे, बहती गंगा में हाथ धोते थे, वीक पॉइंट को ढूंढते थे। जब इन लोगों को दिख जाता था कि हाँ यार यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही, तो इन लोग उनमें से उस इंसान को पकड़ते थे जो इंसान ऐसा लगता था कि इसके कंधे पर बंदूक रख के हम अगर चलाएंगे तो ये पूरा क्षेत्र हमारा हो जाएगा। बाद में तुम देखोगे 2 एंग्लो मराठा युद्ध हुए, जो मैं तुमको बता रही हूँ ना, ये मैं तुमको अभी आगे बताऊंगी तो देखना। 2 एंग्लो मराठा युद्ध हुए और यही जो 2 एंग्लो मराठा युद्ध थे, इसके बाद पेशवा का पद ही खत्म कर दिया गया था। पेशवा का जो पोस्ट है उसको ही अबॉलिश कर दिया गया था। समझ गए? तो ये चीजें थी। तो यहाँ पर रघुनाथ राव किसके पास पहुंच जाता है? अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, रघुनाथ राव ने बंबई में अंग्रेजों से मदद मांगी। ट्रीटी ऑफ सूरत एंड पुरंदर जो है ये साइन होता है। रघुनाथ राव ब्रिटिश को बोला भाई हमारी मदद करो, हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं। तो ब्रिटिश ने बोला ठीक है भैया, चलो एक संधि साइन करते हैं। इस संधि का नाम होगा सूरत की संधि। क्या होगा?
सूरत की संधि, ठीक है। अब सूरत की संधि 1775 में साइन होती है। इस ट्रीटी के तहत रघुनाथ राव ने सालसेट और बेसिन वाला क्षेत्र जो है ये इनको देने का फैसला कर लिया। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भैया सूरत की संधि साइन करते हैं, इस संधि के तहत सालसेट और बेसिन क्षेत्र अंग्रेजों के हवाले करो, अंग्रेजों के हवाले करना था, ठीक है। किया मतलब कर दिया, इसने बोला कि ठीक है भैया। अंग्रेजों ने बोला सालसेट और बेसिन वाला जो क्षेत्र है जो रघुनाथ राव के पास था ना, वो क्षेत्र, भाई ऐसा थोड़ी था कि रघुनाथ राव के पास कुछ था ही नहीं। सालसेट और बेसिन वाला एरिया रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने बोला तुम हमें दे दो, इसके बदले में हम तुमको फौज देंगे। तो रघुनाथ राव ने बोला ठीक है। तो रघुनाथ राव मदद मांगने गया था ना, तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। रघुनाथ राव सीडेड द टेरिटरीज ऑफ सालसेट एंड बेसिन, ठीक है, टू ब्रिटिश। अंग्रेज खुश, बोले वाओ बहुत बढ़िया बात है। रघुनाथ राव को वादा कर दिया अंग्रेजों ने कि भाई हमको जो है हम जो है तुमको क्या करेंगे, हम तुमको देंगे सपोर्ट, लेकिन ये भी बोला कि सूरत और भरूच का एरिया भी हमें चाहिए। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भैया सूरत और भरूच वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से जो सूरत और भरूच से मिलने वाले राजस्व पर भी अंग्रेजों ने अधिकार मांग लिया। उस समय पे सूरत वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। सूरत जो एरिया था ना बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, वहां से बहुत ज्यादा राजस्व आता था इन लोगों को। रघुनाथ राव को बोला सुनो, सूरत और भरूच वाले एरिया में जो भी राजस्व आ रहा है वो अब तुम्हारा नहीं, वो हमारा होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन इसके बारे में, थोड़ा सा ट्रीटी ऑफ सूरत को समझ लेना, ठीक है। पोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सूरत एंड भरूच was demanded by British। ब्रिटिश ने मांग लिया, बोला कि चलो भैया दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया संधि। इसके बदले में अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों ने दी इसको फौज, अंग्रेजों ने इसको सेना दी। बोला कि भैया 2500 के सोल्जर जो है वो हम तुमको दे रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या दिया, अंग्रेजों द्वारा 2500 सेना दी गई, किसको, रघुनाथ राव को, ठीक है। ब्रिटिश हैंडेड ओवर 2500 सोल्जर्स टू रघुनाथ राव। ये था सूरत का संधि। आई बात समझ में। अब मैं कमेंट ऑन कर रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि आगे का अपन अब कल पढ़ेंगे, है ना। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो फटाफट। एक बार और रिवीजन अगर करना है तो बताओ, फिर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। देखो मराठा साम्राज्य का एरिया देख लो, ये पूरा का पूरा इधर अरेबियन सी से मतलब अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का पूरा जो एरिया था दोनों तरफ स्ट्रेच्ड था। मराठा अंपायर का ये एरिया था। 4 वंश यहाँ पर मेन रूल कर रहे थे और एक था पेशवा का पद। भोसले, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और पेशवा का जो पद था ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस टाइम पीरियड में। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के पहले जो है यहाँ पर प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के पीछे का जो बैकग्राउंड था वो कहीं ना कहीं पेशवा का पद ही था। तो यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने, उसके बाद 2-3 लोग और पेशवा बने, ठीक है। एंग्लो का मतलब अंग्रेज,
है ना। तो माधवराव की ये चौथा पेशवा माधवराव बना, 1772 में मर गया। इसके भाई जो है नारायण राव, इनके उत्तराधिकारी बने 5वें पेशवा। रघुनाथ राव इन दोनों का चाचा था, इसको पसंद नहीं आ रहा था, तो रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी, अपने भतीजे की हत्या करवा दी, और अपने भतीजे उसके और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद नारायण राव की जो विधवा पत्नी थी गंगाबाई, गंगाबाई को एक बेटा होता है जिसका नाम रखा जाता है सवाई माधवराव। सवाई माधवराव को यहाँ पर पेशवा डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, जब सवाई माधवराव को पेशवा डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद में यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर रघुनाथ राव अंग्रेजों के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंच जाता है, बोलता है मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। तो अंग्रेज इनको 2500 की फौज दे देते हैं, बदले में सालसेट बेसिन वाला क्षेत्र ले लेते हैं, और सूरत और भरूच से मिलने वाले राजस्व पर इन लोग अपना अधिकार जमाने लगते हैं। अब आगे का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट होगा, पर होगा तो पूछ लेना, है ना। कल अपन दोनों मराठा वॉर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।